गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके आगामी UPPCL TG2 एवं DRDO, भेलसेल इत्यादि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो कोई विद्यार्थी सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम ऑब्जेक्टिव लिए हैं ये ऑब्जेक्टिव आपके अरिहंत बुक से है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों को अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि पारंपरिक ऊर्जा का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है। देखिए वो पारंपरिक है, वो पारंपरिक ऊर्जा का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है। तो वो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का जो हम लोग प्रयोग करते हैं कृषि उत्पादन में भी करते हैं, औद्योगिक विकास में भी, घरेलू कार्यों में भी, इन सभी में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना ऑप्शन तीनों क्या है सही है। तो चलिए देखिए वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है जिसको हम लोग कहते हैं वैकल्पिक। वैसा स्रोत जिसको हम लोग कह सकते हैं पुनः क्या करें उत्पादित किया जा सके, उसी को हम लोग अपरंपरागत कहते हैं। पुनः फिर से उसका क्या हो उत्पादन किया जाए, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब आपके अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है, यानी जिसका पुनः उत्पादित किया जाना संभव है। लेकिन वही कोयला ले लीजिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है जिसको हम पुनः उत्पादित यानी फिर से उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो एक बार जल जाएगा फिर से वापस आएगा नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं परंपरागत। और अपरंपरागत के अंतर्गत आता है जिसका हम पुनः उत्पादन कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो पारंपरिक ऊर्जा किस आपदा की रोकथाम का साधन है। वो पारंपरिक ऊर्जा कर रहा है किस आपदा की रोकथाम का साधन है। किस आपदा का रोकथाम का साधन है। तो वो आपका साधन है एक ओजोन परत में छिद्र, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। ये दोनों आपदा का रोकथाम का क्या एक साधन है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, ये दोनों प्रकार के साधन से हम लोग क्या करता है बचाता है वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि साफ धूप के दिन में सूर्य के द्वारा विकिरित की गई ऊर्जा लगभग डैश होती है। साफ धूप का बात बता रहा है। साफ धूप के दिन में जो है सूर्य के द्वारा विकिरित की गई ऊर्जा लगभग कितना होता है इसके बारे में बताना है। तो ऊर्जा होता है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। सौर ऊर्जा की दक्षता लगभग कितनी होती है। सौर ऊर्जा की दक्षता लगभग कितनी होती है। सौर ऊर्जा की दक्षता के बारे में बताना है कि कितना होता है सौर ऊर्जा का दक्षता। सौर ऊर्जा का दक्षता जो होता है वो 15% होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोलर सेल ऐसी युक्ति है जो डैश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सोलर सेल ऐसी युक्ति है जो डैश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
सोलर सेल क्या करता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, सौर सेल की आउटपुट वोल्टता होती है। सौर सेल की आउटपुट वोल्टता होती है, इसके बारे में बताया गया है कि सौर सेल का जो है ना आउटपुट वोल्टता कितना होता है। तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टता होती है 0.5 से 1 वोल्ट, 0.5 से 1 वोल्ट, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 7वां नंबर क्वेश्चन में करा है कि सौर सेल की आउटपुट वोल्टता कितनी होती है। सौर सेल की जो है ना आउटपुट वोल्टता के बारे में पूछ रहा है। तो सौर सेल की जो आउटपुट वोल्टता होती है वो सौर सेल की आउटपुट वाटेज पूछ रहा है इस बार। सौर सेल की जो आउटपुट वाटेज होता है वह होता है 1 वाट का। सौर सेल की जो आउटपुट वाटेज पूछ रहा है वह 1 वाट का होता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए वोल्टता, उसका वोल्टेज हो रहा था 0.5 से 1 वोल्ट तक, जबकि इसका वाटेज पूछ रहा है तो वाटेज होता है सौर सेल का 1 वाट का। उसके बाद आइए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में परावैंगनी विकिरणों का प्रतिशत कितना होता है। पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में पहुंचने वाले सौर ऊर्जा में परावैंगनी विकिरणों का प्रतिशत बताना है। पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में पहुंचने वाले सौर ऊर्जा में परावैंगनी विकिरणों का प्रतिशत कितना होता है। तो ये प्रतिशत आपका होता है 80%, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह तकनीकी जिसके द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है। वो तकनीकी के बारे में बताना है जिसके द्वारा आप सौर ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक तापीय प्रभाव है, दूसरा है प्रकाशीय रसायन, फिर है ऑक्सीकरण प्रभाव, फिर है प्रकाश वोल्टीय। तो किसके द्वारा आप सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो होता है ऑक्सीकरण प्रभाव के द्वारा आप सौर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि तापीय प्रभाव द्वारा कर सकते हैं, प्रकाशीय रसायन के द्वारा कर सकते हैं, प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ सूची 1 है, दूसरे तरफ सूची 2 है, यानी एक तरफ सोलर कुकर है। सूची 1 में देखिए सोलर कुकर है, तो सोलर कुकर और दूसरे तरफ सूची 2 से मिलान करना है। तो सोलर कुकर देखिए, सोलर कुकर जो हम लोग करते हैं ये सोलर कुकर टाइप में हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स टाइप यूज करते हैं। सोलर कुकर में हम लोग बॉक्स टाइप यूज करते हैं। फिर देखिए उसके बाद कर रहा है सौर ऊर्जा सिद्धांत। सौर ऊर्जा सिद्धांत जो है आपका तापीय प्रभाव से होता है। ठीक है। फिर देखिए तीसरा नंबर है कि वायुमंडलीय गैस। सी नंबर में वायुमंडलीय गैस, तो वायुमंडलीय गैस आप जान रहे हैं कि ये क्या होगा, ओजोन के कारण। फिर बायोगैस, जो हम लोग बायोगैस खाना बनाने में यूज करते हैं, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, ये डी का होगा 3। यानी यहाँ पे देखिए कूट जो है ना 1 ए सही है, ए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उसके बाद चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है सूर्य की सतह का लगभग तापमान होता है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है, इसके बारे में बताना है। तो सूर्य की सतह का लगभग तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए उसके बाद चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भू उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादक संयंत्र प्रयोग किया जाता है। कह रहा है भू उपग्रहों
एवं अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादक संयंत्र प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का हम लोग विद्युत उत्पादक संयंत्र उपयोग करते हैं इसके बारे में बताना है। तो हम उसके लिए सोलर पैनल उपयोग करते हैं कि भू उपग्रह एवं अंतरिक्ष यान में पूछ रहा है विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादक संयंत्र प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जो है ना भू उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यान में सोलर पैनल का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 13 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल पर सौर विकिरणों का मान एक समान क्यों नहीं होता है। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल पर सौर किरणों का मान एक समान क्यों नहीं होता है, निम्न में से उचित कारण का चयन करिए। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल पर करा, पृथ्वी का ये संपूर्ण क्षेत्रफल पर सौर किरणों का मान एक समान क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल पर सौर विकिरण का मान एक समान नहीं होता है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए उसके बाद आइए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में करा है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण है। सूर्य से ऊर्जा का जो उत्सर्जन का कारण है वो हमारा होता है, सूर्य से ऊर्जा का उत्सर्जन का कारण होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य के अंतर्गत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन का अर्थ होता है कि इसमें दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, जिसके कारण ऊर्जा का विपुल मात्रा प्राप्त होती है। तो सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण है नाभिकीय संलयन, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत अत्यधिक उपयोगी एवं प्रचलित है। कौन सा ऊर्जा स्रोत कह रहा है अत्यधिक प्रचलित है, अत्यधिक उपयोगी एवं प्रचलित है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत अत्यधिक उपयोगी है, अत्यधिक उपयोगी और प्रचलित है। आप अक्सर देखेंगे सौर ऊर्जा स्रोत जो है ना अत्यधिक उपयोगी एवं प्रचलित है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 16 नंबर क्वेश्चन में कराता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सर्वप्रथम हम लोग संग्राहक का उपयोग करते हैं, संग्राहक, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस का उत्पादन डैश किया जाता है। बायोगैस का उत्पादन किससे किया जाता है। तो देखिए बायोगैस का हम लोग उत्पादन करते हैं, बायोगैस का जो हम लोग उत्पादन करते हैं पशुओं के गीले गोबर से। बायोगैस का जो उत्पादन किया जाता है पशुओं के गीले गोबर से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को समझिए कि कह रहा है कि बायोगैस उत्पादन के लिए वनस्पतियों को किसकी अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है। बायोगैस उत्पादन के लिए वनस्पतियों की किसकी अनुपस्थितियों में सड़ाया जाता है। तो ये हम लोग बायोगैस उत्पादन के लिए वनस्पतियों को किसकी अनुपस्थितियों में सड़ाया जाता है। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बायोगैस के उत्पादन के लिए वनस्पति को हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, सड़ाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन समझिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र के डाइजेस्टर, बायोगैस संयंत्र के डाइजेस्टर की आकृति होती है। बायोगैस संयंत्र के डाइजेस्टर की आकृति कैसी होती है इसके बारे में बताना है। तो ये होता है आपका बेलनाकार।
बेलनाकार होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है बायोगैस को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। बायोगैस को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो देखिए बायोगैस को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो एक भौतिक परिस्थितियाँ, जिसके अंतर्गत ताप दाब आ जाएगा, ये भी एक कारक है। वायु एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये भी एक कारक है। कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात, कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात, ये भी, यानी उपरोक्त में से सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि बायोगैस को प्रभावित करने वाला कारक के अंतर्गत आता है भौतिक परिस्थितियाँ, वायु एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात, उपरोक्त सभी आता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बायोगैस में कौन सी गैस सम्मिलित होती है। बायोगैस में कौन सी गैस सम्मिलित होती है। तो बायोगैस में कौन सा गैस सम्मिलित है, इसके बारे में बताना है कि बायोगैस में कौन सा गैस सम्मिलित है। तो बायोगैस में कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन, कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन, वो कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस में जो होता है वो आपका कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बायोगैस में कौन सी गैस सम्मिलित होती है। तो कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।